हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट लेक्चर। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। मैंने पहले से इसके बारे में डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया है। आपको डिफिनीशन टाइप और डिफ्रेंशिएट टाइप दोनों टाइप दिख गया। एग्जाम में दोनों में से पूछते हैं, ठीक है। तो हम बताते हैं, शुरू करते हैं। सीलिया और फ्लैजिला ये दोनों सेल के अपर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। इनका काम है मूवमेंट करवाने का, ठीक है। या तो पूरे सेल का मूवमेंट या फिर किसी भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, ठीक है। सीलिया फ्लैजिला से छोटा होता है, बहुत छोटा। कितना? 5 to 10 माइक्रोमीटर लेंथ होता है सीलिया का, और लगभग 150 माइक्रोमीटर लेंथ होता है फ्लैजिला का। सीलिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो छोटे छोटे बाल की तरह स्ट्रक्चर, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। लेकिन अगर बात करें फ्लैजिला का, तो फ्लैजिला जो ये है, देख रहे हैं आप, वी लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके का मूवमेंट। सीलिया सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे। यूकैरियोटिक कहने का मतलब जो सेल वेल डेवलप्ड हो उनमें पाए जाएंगे सीलिया। लेकिन फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। सीलिया जो मूवमेंट करते हैं वो स्वीपिंग का काम करते हैं, या फिर पेडुकुलर मतलब कि आगे, ठीक है। कैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक फूड पार्टिकल्स, कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इसको मिल गया, ये क्या करेगा? स्वीप करेगा। कैसे हम लोग धीरे धीरे झाड़ू लगाते हैं, उसी तरीके से क्या करेगा? इसको धीरे धीरे स्वीप करेगा, इधर की तरफ स्वीप करेगा, और फिर इसको बोलते हैं गलेट। अब स्वीप करते करते आएगा और अपना इस गलेट में भोजन, जो मॉलिक्यूल्स है, जो पा लेते हैं पार्टिकल्स, वो रख देगा, स्टोर करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का मूवमेंट होगा। लेकिन जो फ्लैजिला करते हैं वो अनडिलेटरी मूवमेंट करते हैं, जैसे सांप चलता है इस तरीके से कुछ, ठीक है। देख रहे होंगे आप, कुछ उस तरीके से मूवमेंट करता है। अगर हम इसका फंक्शंस का बात करें सीलिया का, तो ये लोकोमोशन परफॉर्म करता है और सर्कुलेशन परफॉर्म करता है और फीडिंग का भी काम करता है। लेकिन फ्लैजिला सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट का काम करता है, वो भी किसका? पूरे होल सेल का, पूरे होल सेल बॉडी का मूवमेंट करवाता है। कौन? फ्लैजिला, ठीक है। अब इसको क्या हुआ कि काट के देखा गया तो कुछ सेंट्रोइड्स टाइप का स्ट्रक्चर इनमें मिला। कैसा? सेंट्रोइड्स टाइप का। इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम लोग समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो मिला वो सेंट्रोइड्स टाइप का मिला, और जो स्ट्रक्चर था वो डबलेट था। कहने का क्या मतलब? कहने का ये मतलब कि कुछ अभी हम फिगर बना रहे हैं, कुछ इस तरीके का, डबलेट्स मतलब दो, कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है, और ये एक कवरिंग शीट से ढका होता है, ठीक है। जब उसको किसको सीलिया और फ्लैजिला को इस तरह काट के देखे तो उसमें दिख रहा है। और ये जो अपर पार्ट जो दिखता है, ये अपर पार्ट, उसको हम लोग एक्सोनियम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इनके बीच में दो और अलग अलग डबलेट्स पाए जाते हैं, दो मिला के डबलेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक कवरिंग लेयर है। ये सारे आपस में जुड़े होते हैं। कुछ बता दे तो इसके ऊपर भी कवरिंग लेयर होता है। अब इससे जो भी डबलेट्स हैं हमारे, वो जुड़े हुए हैं किसके द्वारा? रेडियल स्पोक्स के द्वारा। जैसे
साइकिल के चक्के में होते हैं ना स्पोक्स, कुछ इसी तरह लगे होते हैं, तो ये जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कितने डबलेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओहो एक मिस हो गया, टोटल 9 डबलेट्स होने चाहिए। एक दो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डबलेट्स दिखे, और बीच में ये एक्स्ट्रा दो आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है कि 9 + 2 एरे के फॉर्म में होते हैं सिलिया। सिलिया के क्या, सिलिया के सेंट्रॉयड्स, ठीक है, 9 + 2 एरे के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सिलिया। फ्लैजिला कुछ नहीं, ये एक स्ट्रक्चर है जो मूवमेंट कराने में मदद करता है सेल को, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेंट्रोसोम की तरफ। मान लेते हैं ये सेंट्रोसोम है, ठीक है। सेंट्रोसोम बताने के लिए हम एक कर्विंग एरिया दिए हैं, हालांकि सेल के अंदर सेंट्रोसोम के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। इसमें 2 सेंट्रॉयड्स पाए जाते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि आपस में परपेंडिकुलर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये कार्टविल की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्टविल की तरह कहने का मतलब पहले के जमाने में जो चक्का होता था वो कुछ इस तरीके का चक्का होता था, है ना। तो दिख रहा है कुछ इस तरीके का चक्का, इसके बीच में हब होता है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको काटते हैं और पढ़ते हैं, तब समझ में आएगा हम बोल क्या रहे हैं। तो पहले हम इसको बनाने का स्ट्रक्चर कोशिश करते हैं। जैसे सीरिया में हम लोग देखे थे कि डबलेट्स था उसमें, इसमें ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है, ट्रिपलेट्स होते हैं, और ये आपस में जुड़े होते हैं। जितने भी ट्रिपलेट्स हैं वो आपस में जुड़े होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इनके बीच में इस बीच पार्ट को हम लोग बोलते हैं हब, जो कि प्रोटीन भरा होता है किसमें, और इसी को क्या बोलते हैं, हब। और इसी हब से फिर ये जितने भी हैं वो आपस में ज्वाइन रहते हैं, ठीक है। तो दिख रहा होगा कितने हैं, और एक को बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, तो कितने ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि 9 है। सीरिया में 2 एक्स्ट्रा बीच में था, तो उस 2 को एक्स्ट्रा को लोग जोड़ दिए थे। क्या इसमें एक्स्ट्रा बीच में कुछ भी है, नहीं, तो इसको 9 + G 9 + 0 एरे के फॉर्म में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो मटेरियल्स होते हैं इनके चारों तरफ वो पेडिसेंट्राइलर मटेरियल होते हैं, मतलब कि यही सेंट्राइलर टाइप स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलिन, जिसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पेडिसेंट्राइलर। हालांकि आपको कहीं नीचे नहीं दिख रहा होगा, हम उसको ऊपर में लिखते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन ही भरा पड़ा है, ठीक है। उसी मटेरियल को क्या बोलते हैं, पेडिसेंट्राइलर मटेरियल। अब क्या होता है, जब सेल डिवीजन का टाइम आता है
तो ये अपने से जनरेट करते हैं, डेवलप करते हैं एक स्पिंडल फाइबर। क्या डेवलप करते हैं? स्पिंडल फाइबर। इसको हम मिटाते हैं, आगे बताते हैं। मान लेते हैं इस सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। ये सेल डिवीजन के टाइम का एक कंडीशन है, सिचुएशन है। ये पढ़ेंगे सब सेल डिवीजन, या फिर आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो मान लेते हैं एक ये सेंट्रोसोम है और एक ये सेंट्रोसोम है, ठीक है। मतलब कि अलग अलग हो जाते हैं। ये क्या करेंगे, सेंट्रोसोम अपने से एक फाइबर डेवलप करते हैं जो कि इस क्रोमोसोम्स में जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो अटैच हो गए और अटैच होने के बाद क्या करेंगे, ये इनको छुड़ा के खींच लेते हैं और खींच लेने के बाद क्या होगा, इनका कंप्लीटली सेल का डिवीजन होना शुरू होगा। तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है सेल डिवीजन के बारे में, तो पता नहीं है, लेकिन जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो क्लियर होगा कि क्यों ये डेवलप होता है। और जो फाइबर डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। तो ये था हमारा सेंट्रोसोम, ठीक है। नोट्स आपको अगर चाहिए तो कमेंट कीजिए, नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूक्लियस की तरफ आते हैं। इसमें हम ज़्यादा लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं अपने पढ़ाने में, क्यों? क्योंकि लैंग्वेज यूज करने पे क्लास हो जाएगा बोरिंग, और हमको समझना है मेन हर एक टॉपिक को, बात को हमको समझना है, ना कि उसको रटना है, ठीक है। समझ लीजिए, लिख तो रटना कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग आते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस जिसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर न्यूक्लियस किसी में है तो वो किस में है? न्यूक्लियस में। मैक्सिमम प्रोटीन। कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है इसमें? हिस्टोन और क्रोमैटिन प्रोटीन। इसी हिस्टोन और क्रोमैटिन प्रोटीन से तैयार होता है, प्रोटीन भी लिख ही देते हैं, डीएनए और आरएनए, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल। इसी के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्रोमोसोम। कैसे? तो क्रोमैटिन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिलके बन जाते हैं जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और फिर ये एक लाइन के जैसा स्ट्रक्चर बना के आके कुछ इस फॉर्म में, इस शेप में आ जाते हैं। अब इनको एक कवरिंग लेयर चाहिए जिससे ये प्रोटेक्ट हो सके, तो कुछ इस तरीके का लेयर इस पे आके डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब ये लेयर आगे इस पर डेवलप हो जाता है। इसमें है क्या क्या, यहीं पे लिखते हैं, हिस्टोन और क्रोमैटिन है इसमें। तो ये लेयर डेवलप हो जाते हैं, तो इसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ चाहिए जो इसको किसी भी चीज से बचा के रखेगा। किसी भी चीज मतलब कि इसको एक्सीडेंट होने से बचा के रखेगा, डैमेज होने से बचा के रखेगा। तो जो बचा के रखता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। उसको हम लोग बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब इसके अंदर हम फर्स्ट क्लास में ही बता दिए थे, थोड़ा सा बस रिवीजन करा देते हैं कि इसमें भी डेंस फ्लूइडिक लाइक मटेरियल्स कुछ पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर जिसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है, कुछ नहीं वो भी प्रोटीन है,
ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, अगर इसमें वो प्रोटीन है स्फेरिकल शेप का, तो येलो येलो हम बना रहे हैं तो वो क्या है, स्फेरिकल शेप का न्यूक्लियस। लेकिन अगर हम डेंस फ्लूइडिक मटेरियल का बात करें तो वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हम बता दिए थे आपको स्टार्टिंग क्लास में, ठीक है। ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये जो कंप्लीट क्रोमोसोम्स के फॉर्म में नहीं होता है, ये जेनेटिक मटेरियल फ्रीली रहता है किसमें, हमारे न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड रहता है अंदर। न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन तो ये जो आपको दिख रहा है, और दूसरा मेम्ब्रेन हम जब पढ़ा रहे थे आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस समय बताए थे कि जो ये दूसरे मेम्ब्रेन से शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हमारा हुआ न्यूक्लियस। अब ये जो क्रोमोसोम्स बनता है वो बनता है कब, जब सेल डिवीजन होने वाला होता है। तो सेल डिवीजन होने वाला होता है तो उस समय कैसा कैसा स्ट्रक्चर आएगा क्रोमोसोम्स का, हम लोग देखते हैं। पहले सेल का क्रोमोसोम का सॉरी स्ट्रक्चर देखते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारा क्रोमोसोम्स का। इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये आर्म है। अब क्या होता है, इसके ऊपर एक प्रोटीनेशियस लेयर आ जाता है, किसके ऊपर, सेंट्रोमियर के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, ठीक है। ये आर्म को हम लोग क्रोमैटिड बोलते हैं, ठीक है। तो इस सेंट्रोमियर के बेसिस पे, सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से ये जो हमारा क्रोमोसोम्स है वो 4 टाइप में डिवाइडेड होता है, ठीक है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एरोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। देखते हैं कौन कौन। मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा एंडोसेंट्रिक और चौथा टेलोसेंट्रिक। अगर बीच में, एकदम से बीच में अगर सेंट्रोमियर है तो उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर जरा सा हल्का सा ऊपर शिफ्ट हो गया या नीचे शिफ्ट हो गया, मतलब कि एक आर्म शॉर्ट और एक आर्म लॉन्ग हो गया, जैसे इसमें हम बताएंगे 2 केस आ सकता है, या तो ये ऊपर, यहाँ से ऊपर शिफ्ट करेगा या फिर यहाँ से हल्का नीचे शिफ्ट कर सकता है। तो अगर ऊपर गया तो ऊपर वाला आर्म शॉर्ट हो जाएगा, अगर ये नीचे आया तो नीचे वाला आर्म शॉर्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से इस टाइप के क्रोमोसोम्स को बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। अगर ये एकदम टिप पे हो जाए, कुछ इस टाइप का, तो इस टाइप के क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं एरोसेंट्रिक। अगर ये कंप्लीट सेंट्रोमियर शिफ्ट हो जाए ऊपर में, कुछ ऐसा, इस टाइप के क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। तो ये था हमारा पूरा सेल, आज खत्म हुआ। लास्ट में न्यूक्लियस बताए थे। अब हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड पे हम बताए थे कि जो ऑर्गेनेलीज जो साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे सबका नाम बताएंगे।
कौन किसके फादर हैं ये बताएंगे, ताकि आपको एग्जाम में इससे हेल्प मिले। ठीक है, तो हम लोग वो अब देखते हैं। ये मैंने कुछ नाम लिखा है ऑर्गेनेलीज का, और वो किसके द्वारा डिस्कवर किए गए थे। वो सबसे पहले सेल वॉल रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर किए थे, और सेल वॉल के समय ही सेल मेम्ब्रेन डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा ही। उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थॉमसन और पोर्टर के द्वारा डिस्कवर किया गया था। फिर से गोल्जी बॉडी कैमिलो गोल्जी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। राइबोसोम जॉर्ज ई पैलाडे के द्वारा डिस्कवर किया गया था। उसके बाद साइटोस्केलेटन निकोलाई के कोर्सोव के द्वारा किया गया था डिस्कवर। सीलिया और फ्लैजिला एबी लीवेनहुक के द्वारा किया गया था, जिनका पूरा नाम एंटोन वॉन है। सेंट्रोसोम थियोडोर बोहरी के द्वारा किया गया था, और न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये कुछ टर्म है जिनको भी जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि फादर ऑफ बायोलॉजी किनको बोलते हैं, एरिस्टोटल को। फादर ऑफ जूलॉजी या फिर मॉडर्न जूलॉजी किसको बोलते हैं, उन्हीं को, एरिस्टोटल को ही। फादर ऑफ बोटनी किनको बोलते हैं, थियोफ्रास्टस को। फादर ऑफ मॉडर्न बोटनी किसको बोलते हैं, कार्ल लिनस को। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फिर बैक्टीरियोलॉजी किनको बोलते हैं, एंटोन वॉन लीवेनहुक को बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे जो भी हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। लेकिन याद है, इससे पिछले लेक्चर में जब मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ाया था मैंने, उसमें बताया कि इसका डिफरेंशिएट हम बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ ऑर्गेनेली के बारे में हम लोग उस समय नहीं जानते थे। ठीक है, तो अब तो हम लोग सब कुछ पढ़ लिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। किसको? फर्स्ट काम होगा हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग अलग करने के बताने का, समझने का। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ाने के बाद बताए थे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट को छोड़ दिए हैं, उसमें डिफरेंशिएट बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर से।